नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये अगला क्रम है प्रतियोगिता दर्पण का। पार्ट 5 है। 4 वीडियो ऑलरेडी जो है कि आपको चढ़ चुका है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है। ये इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए और प्रतियोगिता दर्पण क्रोनिकल का और भी जो है कि बहुत सारी चीज आपको इसमें दिए जाएंगे, जो बीपीएससी बीएसएससी से रिलेटेड यानी बिहार से एग्जाम रिलेटेड का सारा कंटेंट आपके पास में अवेलेबल होगा। ठीक है, क्या क्या दिए जाएंगे आइए इसको देखते हैं। देखिए, मासिक प्रतियोगिता दर्पण और क्रोनिकल का नोट्स आपको दिया जाएगा। हर एक महीने आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ में आपको भेज दिया जाएगा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, पूरा मैगजीन का अगर उसमें लेख भी लिखा हुआ है तो उस लेख में से भी क्या पॉइंट बन सकता है वो सारे का सारा आपका जो है कि शॉर्ट नोट्स में मेंशन रहेगा, जो प्रतियोगिता दर्पण और क्रोनिकल में दिए रहेंगे। कब तक दिए जाएंगे? 72वीं बीपीएससी जब होगा तब तक दिए जाएंगे। ठीक है, जब भी हो, दिसंबर में अगर लेगा, किसी कारण से अगर डेट आगे बढ़ जाता है, दिसंबर में भी लेता है, ठीक है, तो नवंबर तक का करंट अफेयर तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर दिसंबर में भी अगर 30 दिसंबर को ले रहा है तो 15 दिसंबर तक का नोट्स आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, और ये सारा का सारा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बिहार करंट अफेयर दिए जाएंगे, पीआईबी नोट्स, यहाँ से भी जो है कि पीआईबी का जो सरकारी ये है वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट चढ़ते रहता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और कई एग्जाम में देखा गया है कि पूछा जाता रहा है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर का एमसीक्यू आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है, जो भी बढ़िया बढ़िया मैगजीन होगा उसका एमसीक्यू करंट से रिलेटेड करवाए जाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करवाया जाएगा क्योंकि बीपीएससी में इसका 25 से 30 क्वेश्चन का वैल्यू रहता है। ठीक है, तो ये आपको किसी न किसी कीमत पे करना ही पड़ेगा। इसके बाद में हिस्ट्री के नोट्स दिए जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों का तीनों रहेगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का उसमें रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी का नोट्स, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जहाँ से क्वेश्चन हर एक बार जो है कि बीपीएससी में 5 ठो 6 ठो पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड और इंडियन दोनों मिला के जो है कि 12 से 13 क्वेश्चन का लगभग में आते रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पॉलिटी के नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो देखिए ये सारा का सारा नोट्स आपका तैयार किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है, उसी पे फोकस करके। ठीक है, तो यहाँ से बहुत फायदा रहेगा आपको। इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जाएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिका का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का नोट्स भी दिया जाएगा, जहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में ऐसा रहता है, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी में बहुत ऐसा चीज है पर्यावरण का जो उसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा भी है जो उसमें नहीं आता है, उसको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। और वही सब क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो बोलता है कि तो हम ज्योग्राफी में पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, पारिस्थितिकी से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके भी नोट्स आपको अलग से दिए जाएंगे, और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बिहार स्पेशल नोट्स, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, फीस मात्र 500 रुपया रखा गया है। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इस दोनों नंबर में से किसी नंबर पे आप कर दीजिए पेमेंट, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिए। उसके बाद में आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये 500 में जो है कि इतने सारे नोट्स स्पेशल बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी एग्जाम को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने का संभावना नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का ये कर रहे थे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 पॉइंट इसका ऑलरेडी 4 वीडियो में करवाया जा चुका है। ठीक है, ये 38वां नंबर से हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या है, फसल अवशेष जलाने से कृषि पारिस्थितिकी जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ये एक
अध्ययन हुआ है, साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि इसमें फसल अवशेष जलाने से मृदा क्षरण बढ़ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मृदा क्षरण बढ़ रहा है, कौन बोला है? तो साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये सब चीज मृदा क्षरण से रिलेटेड, मृदा से रिलेटेड आपका बीपीएससी मेंस में भी आता है। ठीक है, तो ये सब मेंस में ये सब छोटा छोटा पॉइंट डालने से, ठीक है, आपका वैल्यू वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कि फसल अवशेष जलाने से सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मिट्टी में क्षरण भी हो रहा है। ठीक है, मिट्टी भी प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति है वो बढ़ने के बजाय जो है कि घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरवन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बना है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ है? तो बंगाल और बांग्लादेश में है सुंदरवन। बंगाल और बांग्लादेश में है सुंदरवन। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बना है, इसको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा जो है कि हाल फिलहाल में बना है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। ठीक है, पहला जो है वो आपका श्री शैलम टाइगर रिजर्व है। श्री शैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, इसको याद रखना है। पहला बाघ अभयारण्य, सबसे बड़ा, पहला बड़ा बाघ अभयारण्य श्री शैलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा सुंदरवन को बनाया गया है। सुंदरवन का 40% हिस्सा, 40% हिस्सा आपका भारत में है और 60% हिस्सा आपका बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, तो सुंदरवन का बहुत बड़ा एरिया है, वो डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, तो उसका ज्यादातर हिस्सा जो है कि बांग्लादेश में है, हमारे यहाँ 40% है बंगाल में। सुंदरवन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। 2019 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई थी। ये एक रामसर साइट भी है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, इसको याद रखना है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है? तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि रॉयल बंगाल टाइगर बंगाल में ही होगा, यही पाया जाता है सुंदरवन में। ठीक है, और सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अब ये पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये आपको ज्योग्राफी में उतना अच्छा से नहीं मिलेगा जितना अच्छा से पर्यावरण और पारिस्थितिकी के किताब में मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। मैंग्रोव वन भी होता है। ठीक है, छोटा छोटा जो है कि पौधा, जो समुद्र के किनारे जो छोटा छोटा पौधा होते हैं उसको मैंग्रोव वन बोला जाता है। ठीक है, बहुत कीड़ा मकोड़ा सूक्ष्म जीव वगैरह उसमें अपना निवास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिरण की संख्या में कमी आई है, एक अध्ययन से ऐसा पता चला है। तो जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, ठीक है, उसको एक स्थिर मानक पे लाने के लिए हमेशा मीटिंग वगैरह होते रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से हिरण का संख्या में कमी आ रहा है। अगला देखिए, हिमनद तेजी से पिघल रहा है। जो हिमनद है, जो ग्लेशियर है, वो तेजी से पिघल रहा है। एक अध्ययन में ये भी पता चला है, जिसमें अलास्का, हिमालय क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र होगा, काकेशस और न्यूजीलैंड का जो ग्लेशियर है वो तेजी से पिघल रहा है। ठीक है, तो इस पे काफी गंभीरता से लेना चाहिए पूरे विश्व को कि अगर ये हिमनद पिघलने लगा, ठीक है, तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, शहर सब डूबने लगेंगे, तो रहिएगा कहाँ। ठीक है, तो ये सब आपका पीटी में भी जो है कि पूछ सकता है, और ये सबको मेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इसे इंडो पैसिफिक मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी में जो मगरमच्छ रहता है, ठीक है, उसका संख्या में वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा न्यूज है कि इसमें वृद्धि हुआ है मगरमच्छ का, जो पारिस्थितिकी के लिए हर एक जीव जंतु का जरूरत पड़ता है। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए। ठीक है, खाली आपका ही और खाली हमारा ही जरूरत नहीं है, सूक्ष्म जीव, बड़ा जीव, जंतु, जानवर, सबका जरूरत है, पशु पक्षी सबका जरूरत है। ठीक है, तो ये मगरमच्छ इंडो पैसिफिक मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है, जो सुंदरवन में पाया जाता है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि इंडो पैसिफिक मगरमच्छ कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है, इसको याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। सरीसृप मतलब कि रेंगने वाला, ठीक है, जनरल भाषा में। आगे बढ़िए, देखिए नई ताड़ की प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम फिनिक्स रॉक्स बर्गी रखा गया है। फिनिक्स रॉक्स बर्गी, ताड़ से तो आप परिचित होंगे, उत्तर बिहार में लोग खूब ताड़ी पीते हैं, ठीक है, दारू बंद है तो दारू के जगह पे जो है कि ताड़िए चल रहा है। ताड़ के पेड़ पे होता है, ताड़ के पेड़ पे एक खाजा नामक फल भी होता है जो बहुत अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। तो ताड़ी कोई नशा वाला चीज नहीं है, लेकिन जनरली इसको लोग जो है कि नशा को समझ के ही जो है कि यूज करते हैं कि इसे थोड़ा सा चढ़े, ठीक है, जैसे दारू में चढ़ता है, वाइन में चढ़ता है, उसी तरीके से ताड़ में चढ़े। और इसको शायद गरम उरम करके जैसे धूप में रख देने से, ठीक है, गर्म हो जाता है और फिर इसको अगर पीजिएगा गर्म वाला ताड़ी को तो उससे नशा चढ़ता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो और उत्तर बिहार में तो काफी होता है। इसका जो नाम है विलियम रॉक्सबर्ग के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। विलियम रॉक्सबर्ग के नाम पर रखा गया है, ठीक है। क्या चीज रखा गया है, तो ताड़ का जो नया प्रजाति का खोज हुआ है, ठीक है, उसका नाम है फिनिक्स रॉक्सबर्गी। तो रॉक्सबर्गी जो है कि विलियम रॉक्सबर्ग के नाम पे रखा गया है। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 16वां शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट, ठीक है। शेर का जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है, गणना किया गया होगा, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़ के 2025 में 891 हो गया है, यानी कि 32.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये अच्छा न्यूज है, ठीक है। जानवर सब खत्म हो जाएगा, जीव सब खत्म हो जाएगा, पक्षी सब खत्म हो जाएगा, तो पारिस्थितिकी को बचाएगा कौन, ठीक है, तो सबका जरूरत है। सर्वाधिक वृद्धि मटियाला वन्यजीव अभयारण्य में हुआ है। शेर का जो वृद्धि हुआ है वो सर्वाधिक आपका हुआ है मटियाला वन्यजीव अभयारण्य, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। 100% हुआ है, यहाँ पे 100% का वृद्धि हुआ है। जबकि गिरनार, ये भी गुजरात में ही है, वहां पे गिरावट दर्ज किया गया है, ठीक है। मटियाला वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गुजरात में है, यहाँ पे शेरों का वृद्धि दर्ज किया गया है। और जबकि गिरनार ये भी आपका गुजरात में ही है, गिरनार वन्यजीव अभयारण्य ये भी गुजरात में ही है, लेकिन यहाँ पे शेरों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कि बन सकता है, ठीक है, कि शेरों की जनसंख्या में किस अभयारण्य में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यूएनडीपी द्वारा भूमध्य रेखा पहल पुरस्कार का वितरण किया गया है। आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी को दो भाग में बांटने वाला जो अक्षांश रेखा होता है उसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो यूएनडीपी के द्वारा भूमध्य रेखा पहल पुरस्कार का वितरण किया गया। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 9 अगस्त को दिया जाता है और जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको एक प्रकार से नोबेल पुरस्कार के जैसा देखा जाता है इस पुरस्कार को, और चूंकि यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। भारत में ये पुरस्कार कर्नाटक से बीबी फातिमा महिला एवं स्वयं समूह को दिया गया है, ठीक है। देखिए ये पूरे वर्ल्ड में देता है, भारत में जो दिया गया है वो दिया गया है कर्नाटक से बीबी फातिमा महिला स्वयं समूह को दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक स्वयं समूह चलता होगा वहां कर्नाटक में जो बीबी फातिमा के नाम से चल रहा है। बीबी फातिमा के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है स्टैटिक जीके में, तो हम लोग अभी वहां पे देख नहीं रहे हैं उसको, इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। वर्षा आधारित भूमि पर पर्यावरण अनुकूल कृषि पहल, पर्यावरण अनुकूल कृषि पहल, बीज बैंक प्रबंधन,
और बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार बीबी फातिमा महिला स्वयं समूह को दिया गया है। ठीक है, बाजरा की खेती धीरे धीरे जो है कि मोटा अनाज का प्रमोशन भी हो रहा है। ठीक है, अपग्रेड हो रहा है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है, लोग अब इसके तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और बहुत जरूरी भी है। मोटा अनाज खाने से जो है कि शरीर ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एशियाई विशालकाय कछुआ जिसे नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में लाया गया है। एशिया का एक बहुत बड़ा कछुआ है। ठीक है, एशिया में, उसको नागालैंड में है जेलियांग सामुदायिक रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे लाया गया है। तो जेलियांग सामुदायिक रिजर्व कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक है, यह उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। सदाबहार वन किसको बोला जाता है? तो जब वन पढ़िएगा तो वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, यह एशिया की मुख्य भूमि पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कछुआ का प्रजाति है। ठीक है, एशियाई विशालकाय कछुआ। ठीक है, अब उसका नाम यहाँ पे दिया होगा। हाँ देखिए, इसे क्रिस्टोन प्रजाति का माना जाता है। किस्टोन, किस्टोन प्रजाति का माना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा कछुआ का प्रजाति है। ठीक है, तो उसको लाया गया है। ठीक है, और नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में रखा गया है और ये किस्टोन प्रजाति का माना जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, बार बार पारिस्थितिकी तंत्र जो है कि आपके दिमाग में घूम रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और नहीं तो यहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा। ये एकमात्र कछुआ है जो जमीन के ऊपर घोंसला बनाकर अंडा देता है। ये एकमात्र कछुआ है, किस्टोन प्रजाति का कछुआ एकमात्र है जो जमीन के ऊपर अंडा देता है अपना घोंसला बनाकर, जबकि अन्य कछुआ भूमि को खड्डा खोद कर, ठीक है, उसके अंदर वो अपना घोंसला बनाता है, तब वो अंडा देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। नीलगिरी तहर की गणना हुई है। नीलगिरी तहर केरल और तमिलनाडु, हम लोग जानते हैं कि केरल और तमिलनाडु इधर आपका नीलगिरी वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे नीलगिरी तहर एक पशु का नाम है, उसका गणना किया गया है। तो केरल और तमिलनाडु की संयुक्त गणना में दोनों राज्य मिलकर किया है। नीलगिरी तहर की कुल संख्या 2668 बताई गई है। ठीक है, नीलगिरी तहर एक जानवर है जो तमिलनाडु के राज्य पशु भी है। ठीक है, राज पशु का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको ये जो है कि जरूर पूछ सकता है कि नीलगिरी तहर किधर पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु और केरल की तरफ पाया जाता है, यानी कि भारत के दक्षिण वाले एरिया में पाया जाता है, न कि उत्तर वाले एरिया में। लाइकेन की नई प्रजाति एलोग्राफ यूफियोसोरेडिका की खोज हुई है। ये लाइकेन का एक नया प्रजाति है। लाइकेन क्या है, ये आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो लाइकेन एक विशेष प्रकार का जीव है जो कवक और शैवाल के सहजीवी से बनता है। ठीक है, इसका लाइकेन का बहुत सारा यूज भी है, मेडिकल के क्षेत्र में यूज है। ठीक है, प्रदूषण का भी जो है ये कुछ माप तौल इसके माध्यम से किया जाता है, तो बहुत सारा यूज है इसका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बायोलॉजी का। ठीक है, तो बायोलॉजी में इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसे प्रकृति का जैव संकेतक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का जैव संकेतक भी कहा जाता है इसको, क्योंकि प्रदूषण का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये लाइकेन का एक नया प्रजाति का खोज हुआ है। तो यही आपको बायो में अपडेट करके पूछ देगा, तो बोलेगा आदमी कि हम तो दृष्टि का बुक पढ़ लिए, इसका बुक पढ़ लिए, लेकिन कहीं पे ये चीज नहीं मिला। तो ये भैया है आपका करंट का चीज, इसीलिए करंट आपका 25 से 30 क्वेश्चन आता है। जितना आप हिस्ट्री को वैल्यू देते हैं, जितना आप साइंस को वैल्यू देते हैं, उतना ही आपको करंट को भी वैल्यू देना पड़ेगा, तभी आप बीपीएससी पीटी पास कर पाएंगे। तो एलोग्राफा यूफियोसोरेडिका, ठीक है, ये एक लाइकेन का नया प्रजाति है। ठीक है, बायोलॉजी का अगर नोट्स होगा तो उसमें आप इसको एक लाइन वहां पे लिख के अपडेट कर लीजिए। आगे बढ़िए। मशरूम का एक नया प्रजाति का खोज हुआ है। ठीक है, ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक, ये नया प्रजाति का नाम है। ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक। ब्लू पिंक गिल तेलंगाना में पाया गया है। ब्लू पिंक गिल ये आपका तेलंगाना में पाया गया है। शटल कॉक पहली बार पूर्वी घाट में पाया गया है। इससे पहले यह सिर्फ पश्चिमी घाट और पश्चिमी भारत में पाया जाता था। ठीक है, तो शटल कॉक ये पहले से है। ठीक है, पूर्वी घाट में ये पहली बार पाया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है।
कि मशरूम का नया प्रजाति का खोज हुआ है, तो नया में अगर देखा जाए तो ब्लू पिंक गिल ही है। शटल कॉक तो आपका पहले से था, लेकिन पूर्वी घाट देखिए, ऐसे जो नीचे वाला दक्षिण वाला जो भारत है, तो इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, यहीं पे है आपका पश्चिमी तट, और इसको बोला जाता है पूर्वी घाट, सॉरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और ये हो गया आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट यहीं पे जो है कि पश्चिमी तट भी है, और यहीं पे इसके बगल में पूर्वी तट भी है। यानी कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये पूर्वी घाट है, ठीक है, तो इसी के बगल में जो है कि तट है, उसके बाद में फिर समुंदर है, तो ये आपका पश्चिमी तट हो गया पश्चिमी घाट में। उसी तरीके से पूर्वी घाट में अगर यहाँ पे पूर्वी घाट है, तो उसी के बगल में यहाँ पे पश्चिमी तट भी है। यहीं पे आपको दोनों तरफ मैदान भी है, तो ये जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कि आपको आता ही आता है। ठीक है, तो वहीं से मिला है ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक। तो ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये एक मशरूम का प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट, गुरुग्राम में मातृ वन पहल की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम आपका कहाँ है, हरियाणा में है। इसका पूर्व नाम गुड़गांव था, नया नाम गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम में मातृ वन पहल की शुरुआत की गई है। मातृ वन पहल जिसका उद्देश्य है अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ में शहरी वन स्थापित करना है। 750 एकड़ में शहरी वन स्थापित करना है, क्योंकि वहां पे वन उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए वन का जरूरत है। तो 750 एकड़ में शहर में वन डेवलप करेगा। ठीक है, गुरुग्राम में हरियाणा सरकार के द्वारा उसके लिए मातृ वन पहल चलाया गया है। ठीक है, किसके तर्ज पे करेगा, तो अरावली पहाड़ी के तर्ज पे करेगा। ठीक है, और अरावली पहाड़ी वाला क्षेत्र में भी करेगा। तो अरावली पर्वत आपका 4 राज्य से फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, ये ऐसे ही गया है अरावली पर्वत, ऐसे गया है। ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसे ही गया है। जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अरावली से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना पर्वत है ये। ठीक है, 4 राज्यों में है इसका फैलाव, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। आगे बढ़िए, पूर्वी लद्दाख के सियो गांव में गलवान घाटी के रास्ते पर वानस्पतिक उद्यान स्थापित किया जा रहा है, जो लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान होगा। ठीक है, तो कहाँ किया जा रहा है, पूर्वी लद्दाख के सियोक गांव में। ठीक है, सियोक गांव है लद्दाख में, गलवान घाटी के रास्ते पर आपका वानस्पतिक उद्यान स्थापित किया जा रहा है, और ये पहला वानस्पतिक उद्यान होगा। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर में पेल्लवी वन नामक एक समुद्री वायरस की खोज की गई है। देखिए कहाँ खोजा गया है, तो पेल्लवी वन नामक ये एक समुद्री वायरस है। ठीक है, वायरस है, कहाँ खोजा गया है, तो प्रशांत महासागर में। यही आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो अब तक ज्ञात समुद्री वायरस में इसकी पूंछ सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, इसका पूंछ लंबा है। ठीक है, तो पेल्लवी वन क्या है, पहला क्वेश्चन की ये एक वायरस है। कहाँ पाया गया है, तो प्रशांत महासागर में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब इसमें प्रतियोगिता दर्पण में आपका दिव्य दर्पण करके एक तो टॉपिक देता है, तो वही का है ये। देखिए, विश्व बैंक आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण करता है। ठीक है, 2024 में अपडेट किया है इसको। ठीक है, तो अपडेट में देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीटी के लिए भी और वहाँ मेंस में लिखने के लिए भी। ठीक है, तो इस डाटा को आपको एकदम 100% याद रखना है, जो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं उसको। ठीक है, 2024 में इसमें अपडेट किया गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया था। ठीक है, तो वहीं से आपका शॉर्ट निकाला गया है ये। ठीक है, तो इसमें निम्न आय वाला देश किसको बोला गया है, तो जिसका इनकम $1135 से कम है उसको निम्न आय वाला देश बोला गया है। 1136 से $13,845 के बीच में जो है वो निम्न मध्यम आय वाला देश है, और 4,466 से $13,845 जिसका है वो उच्च मध्यम आय वाला देश है।
और 13,846 से जिसका ऊपर है, डॉलर डॉलर में है, ये सब रुपया में नहीं है, ठीक है, जिसका 13,846 डॉलर से ऊपर है, ठीक है, वो उच्च आय वाला देश है, यानी कि वो पूरी तरीके से विकसित देश है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है वो। तो भारत किस में आएगा? तो भारत है आपका निम्न मध्यम आय वाले देश में, यही आपका पीटी फैक्ट है, ठीक है। और आपको जब मेंस लिखिएगा तो मेंस में निम्न मध्यम आय वाला देश, तो चलिए ये तो याद रहेगा कि निम्न मध्यम में है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको ये डाटा भी लिखना पड़ेगा। 1136 से 13,845 डॉलर के बीच में जिसका पर कैपिटा इनकम है जिस देश का, ठीक है, उसको निम्न मध्यम आय वाले देश में रखा जाता है, और भारत निम्न मध्यम आय वाले देश में शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, ठीक है। चूंकि प्रतियोगिता दर्पण 2 महीना आगे का जो है कि डेट देता है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग अक्टूबर का इसको कर रहे हैं, अक्टूबर का प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो कंटेंट होगा वो अगस्त और कुछ थोड़ा बहुत सितंबर का देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगस्त में वहां पे गिराया था 1945 में नागासाकी पर, और अगस्त में ही हिरोशिमा पे भी गिराया था, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को 3 दिन के बाद आपका नागासाकी पे गिराया था, ठीक है। तो इसीलिए अगस्त वाला करंट में इसको दिया था। 2025 में 80 वर्ष पूरा हो गया, यानी कि अमेरिका के द्वारा जापान पे परमाणु बम जब गिराया था, ठीक है, तो अभी तक 80 वर्ष पूरा हो गया है, ठीक है। परमाणु हमले से बचे लोगों को हिबकुशा कहा जाता है, जो परमाणु हमले से जो लोग बच गए थे उसको हिबकुशा कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला है, हिबकुशा को, ठीक है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु हथियार पूरे वर्ल्ड से जो है कि खत्म हो जाए, ठीक है। और वाकई में अच्छा है, सही बात है कि परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हथियार का प्रयोग करना है कर लीजिए, ठीक है, लेकिन परमाणु का जो है कि नहीं होना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज है ये, ठीक है। इस संगठन को 2024 का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो 2024 का नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसको शांति के क्षेत्र में, इसको ध्यान में रखना है। और जब तक अगला नोबेल पुरस्कार नहीं मिल जाता है तब तक ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहेगा, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। परमाणु विस्फोट को रोकने के लिए वर्ल्ड लेवल पे कई कानून भी बना हुआ है, उसमें एनपीटी, सीटीबीटी और परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि 2017, ठीक है, इस टाइप का समझौता और इस टाइप का कानून पूरे वर्ल्ड लेवल पे बना हुआ है, ठीक है, लेकिन पालन हो तब ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आइए। अब दीप दर्पण में जो इम्पोर्टेंट था, जो शॉर्ट नोट्स जो प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ था, ठीक है, तो उसका शॉर्ट नोट्स वहां पे लिखा गया था। अब अन्य तथ्य में आइए। भारत और ग्लोबल साउथ, तो भारत ग्लोबल साउथ के साथ निरंतर पहल कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल साउथ है क्या? तो ग्लोबल साउथ में विकासशील देश, ठीक है, ग्लोबल साउथ में विकासशील देश और अल्प विकसित देशों को शामिल किया जाता है, ठीक है, ग्लोबल साउथ में। इसके सम्मेलन को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत नियमित आधार पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन करता रहा है, ठीक है। प्रथम सम्मेलन इसका 12-13 जनवरी को हुआ था ऑनलाइन मोड में, ठीक है, 2023 में ही हुआ था। और दूसरा सम्मेलन 17 नवंबर 2023 को हुआ था ऑनलाइन, और तीसरा सम्मेलन 17 अगस्त 2024 को हुआ था, इसको याद रखना है, ऑनलाइन, ठीक है। तो ये आपका प्रतियोगिता दर्पण में ये चर्चा में बना हुआ था, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये सब देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको लगता है कि हम नहीं पढ़े, इसीलिए आपको लगता है कि आप वाकई में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। स्पीडी और कुछ कुछ पतला मैगजीन पढ़ के जाने से आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जो सिविल सर्विस से रिलेटेड मैगजीन आते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, जैसे प्रतिदिन दर्पण हो गया, विजन हो गया, क्रॉनिकल हो गया,
दृष्टि हो गया, ये सब टाइप का जब पढ़िएगा तब जो है कि आपको अच्छा रहेगा। हाँ, लास्ट में जब 4 दिन 5 दिन आपका बचा हुआ रहता है, 3 दिन 2 दिन, ठीक है, 4 दिन 5 दिन, या आप जब होटल में रुकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में जो है कि आप पतला वाला 1 लाइनर वाला पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 दिन 4 दिन पहले उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसी को जो है कि पढ़ के जाइए, बाकी रात भर आराम कीजिए, सुबह जाके एग्जाम दीजिए। ठीक है, लेकिन बाकी समय, अभी आपके पास में समय है, अभी आपको डिटेल वाला पढ़ना है और अच्छे से जो है कि पढ़ना है। ठीक है, तो इस शॉर्ट नोट्स में आपको सब डिटेल से भी मिल जाते हैं और साथ में स्टैटिक जीके भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी की सऊदी अरब यात्रा। ठीक है, 22 अप्रैल को यात्रा किए थे, लेकिन वो जान ही रहे कि दुर्भाग्य से उसी दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। सऊदी अरब मध्य एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये लेख लिखा हुआ था प्रतियोगिता दर्पण में। ठीक है, वहीं से जो है कि ये 2 पॉइंट निकाला गया है। ठीक है, तो सऊदी अरब मध्य एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत द्वारा शुरू किया गया थिंक वेस्ट नीति, थिंक वेस्ट नीति, जिसका उद्देश्य भारत और पश्चिमी देशों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। ठीक है, ये थिंक वेस्ट नीति क्या है, तो ये भारत के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। ठीक है, इस पहल के तहत भारत और जो पश्चिमी देश होगा, मान लीजिए यहाँ पे भारत है, तो इधर जो देश है ये सबको पश्चिमी देश बोला जाता है। ठीक है, जो एशिया में ही पड़ता है या अदर कॉन्टिनेंट में भी पड़ता है, अदर महाद्वीप में भी पड़ता है, तो उसको पश्चिमी देश ही बोला जाता है, काहे कि ये भारत के पश्चिम में है। ठीक है, तो इस नीति के तहत भारत और पश्चिमी देशों के बीच संबंध स्थापित करना है। 90 लाख भारतीय, देखिए उस लेख से ही ये निकाला गया है ये पॉइंट। ठीक है, 90 लाख भारतीय पश्चिमी देशों में कार्यरत है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम पश्चिमी देशों के साथ में अच्छा संबंध स्थापित करेंगे तो हमारे भारतीयों को काम करने में भी सहूलियत होगी। जो भारतीय यहाँ से जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अच्छा संबंध होगा तभी तो वहाँ पे काम कर पाएंगे। ठीक है, और वहाँ का सरकार जो है कि उन लोगों को सुरक्षा दे पाएगी, तो ये अच्छा संबंध का परिणाम होता है। ठीक है, पश्चिमी देशों में कार्यरत है, 30 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा प्रेषित करते हैं। बताइए, 30 बिलियन, लगभग 30 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा, यानी कि जो कोई सऊदी अरब में है, कोई यूएई में है, तो वहां से 30 अरब डॉलर, ठीक है, लगभग लेकर वो लोग भारत में आते हैं, जिससे हम लोग का विदेशी मुद्रा कोष को भी फायदा होता है और धीरे धीरे वो मुद्रा कोष बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसमें सऊदी अरब एक प्रमुख देश है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, सऊदी अरब एक प्रमुख देश है जहाँ पे भारतीय रहते हैं। 26 लाख भारतीय सऊदी में कार्यरत है। सर्वाधिक 34 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, में 34 लाख भारतीय रहते हैं सबसे ज्यादा, और 26 लाख सऊदी अरब में रहते हैं। यात्रा के दौरान कुछ समझौता हुआ है सऊदी अरब के साथ में। ठीक है, दोनों देशों के अंतरिक्ष संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड समझौता हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो लोग दोनों के बीच में कुछ समझौता हुआ है। डाक सेवाओं की सुगमता के लिए दोनों देशों के डाक संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, एंटी डोपिंग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। तो उस लेख में दिया हुआ था कि क्या क्या समझौता हुआ है, तो ये 4 समझौता प्रमुख है जिसको हमने यहाँ पे मेंशन करवाया है। ठीक है, सऊदी अरब का मुद्रा सऊदी रियाल है और राजधानी उसका रियाद है। तो ये सब आपका प्रतियोगिता दर्पण में नहीं दिया हुआ है, ये सब अलग से लिखा हुआ है ताकि आपको राजधानी ये सभी याद होते रहे। ठीक है, जो आपका बीएसएससी एग्जाम है, सीजीएल होगा चाहे सीएचएसएल होगा, उसमें मुद्रा राजधानी ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात भारत द्वारा उठाए गए कदम तथा रणनीति क्या था। ठीक है, लेख में आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो इधर से भारत उसके खिलाफ उसको जवाब देने के लिए कौन सा रणनीति तैयार किया था। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय सुरक्षा समीक्षा एवं उच्च स्तरीय बैठक हुआ। ठीक है, बैठक हुआ, हाई लेवल का बैठक हुआ हमला के बाद। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त कर दिया गया।
ठीक है, तो ये अब आपका हमेशा ये क्वेश्चन अभी पूछा जाता रहेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को कब समाप्त किया गया, तो पहलगाम हमला के बाद। ठीक है, बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में फिर से चालू कर दिया गया है बाघा बॉर्डर को, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो समाप्त है उसको पुनः चालू नहीं किया गया है अभी तक। कार्यकारी आदेश जारी हुआ, इसमें पाकिस्तानी वीजा सेवा रद्द कर दिया गया, पाकिस्तानी वीजा सेवा को रद्द कर दिया गया। ठीक है, सैन्य प्रतिक्रिया हुआ, यानी कि ऑपरेशन भी चलाया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, सैन्य प्रतिक्रिया हुआ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। देखिए यहां से रिलेटेड तो हमको लगता है कि मेंस में एक क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, तो ये सब रणनीति में ऐसा ही लिखना पड़ेगा, कार्यकारी आदेश, फिर उसके अंदर में जो है कि 2 लाइन। ठीक है, केंद्रीय सुरक्षा समीक्षा एवं उच्च स्तरीय बैठक हुआ, इसके अंदर में 2 लाइन। सैन्य प्रतिक्रिया, तो सैन्य प्रतिक्रिया में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना को ध्वस्त किया गया। बाद में ठीक है ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया ऑपरेशन महादेव के, ऑपरेशन महादेव को चलाकर। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो प्रतियोगिता दर्पण का है। सिंधु जल समझौता, देखिए ये सब आपका नहीं दिया हुआ है उसमें, ये सब हम अलग से जो है कि इस पे ऐड किए हैं ताकि आपका स्टैटिक जीके और करंट दोनों मैच कर जाए। ठीक है, और एक वायर के जैसा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है ये सब, और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के तरफ से वहां के राष्ट्रपति थे अयूब खान के बीच में कराची में सिंधु समझौता हुआ था। ठीक है, मध्यस्थता करने वाले थे विश्व बैंक की मध्यस्थता में इसमें समझौता हुआ था। इसमें पूर्वी नदियां, ठीक है, जब नदी वाला कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ज्योग्राफी में, अपवाह तंत्र में, तो उसमें आपका ये सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पूर्वी नदियां जो ब्यास है, रावी है और सतलज है, ठीक है, शॉर्ट में इसको VRS याद रखने के लिए रख सकते हैं, VRS, जो पूर्वी नदियां हैं। तो पूर्वी नदी का पानी भारत यूज करेगा, इस संधि में ऐसा समझौता किया गया। जबकि जो पश्चिमी नदियां हैं उसमें आपका सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी, ये सब पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु का पश्चिमी नदियां और सिंधु का पूर्वी नदियां। तो पूर्वी नदियां पर भारत का कब्जा है, उसका यूज भारत करेगा। ठीक है, शॉर्ट में उसको VRS लिख दिए हैं। ठीक है, VRS एक ऐसा शब्द है जो जाना पहचाना सबको लगता है, तो इससे आपको याद रहेगा, V से व्यास, R से रावी और S से सतलज। ठीक है, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, जो पश्चिमी नदियां है। और यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन पीटी में आपका पूछा भी गया था 71वीं में। ठीक है, और हमेशा पूछा जाता रहेगा, जो और भी एग्जाम सब आ रहा है उसमें भी पूछने का संभावना हमेशा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं 6-7 मई लिखता है। ठीक है, 6 मई को रात में शुरू किया गया था लगभग 1:30 बजे। ठीक है, तो 12 बजे के बाद तो 7 तारीख हो ही जाता है, इसीलिए 6-7 लिखता है। और 10 मई को संध्या 5 बजे सीज फायर किया गया, यानी कि युद्ध को विराम दिया गया, युद्ध बंद किया गया। ठीक है, फायर को सीज किया गया यानी युद्ध बंद, संध्या 5 बजे से। तो ये डेट आपको याद रखना है। ऑपरेशन सिंदूर आपको 7 मई को शुरू किया गया था, ये 7 मई आपको डेट याद रखना है। और इधर 10 मई आपको डेट याद रखना है जब सीज फायर हुआ था। ठीक है, देखिए अगर ये सारा चीज चाहिए आपको, जो स्पेशल BPSC, AED और बिहार एग्जाम को देखकर ही ये सब नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ने में बहुत आसान होगा, इसमें कुछ आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें 500 रुपया फीस है, और ये दोनों नंबर पे आप किसी में भी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट्स ये दोनों नंबर में से किसी पे एक पे भी व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद में आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।